Hello friends, CA Ravi Kumar here. I welcome you all in my GST lecture series. दोस्तों, संघर्ष को जिस तरह सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है, उसी तरह जीएसटी एक्ट में आगे बढ़ने का पहला स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन से होकर गुजरता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज का सब्जेक्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किस किस को जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, किस किस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। आज की पीपीटी में हम यही डिस्कस करेंगे। आइए अपना पीपीटी स्टार्ट करें। आज की पीपीटी हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्यूर्स हैं, क्या अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स हैं और क्या कैंसिलेशन प्रोसेस है। किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फर्स्ट इज टीडीएस डिडक्टर, जो टीडीएस काटेगा। जी हाँ, जीएसटी में भी टीडीएस होता है, आपने सही सुना। इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी के अंदर भी टीडीएस होता है। सीजीएसटी एक्ट 51, टीसीएस, सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 52, टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर। इसके अंदर 3 टर्नओवर दी गई है। फर्स्ट, गुड्स के केस में अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। 40 से ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सर्विस के केस में टर्नओवर लिमिट 20 लाख, 20 से ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। गुड्स और सर्विस जब कंबाइंड सर्विस दी जाती है तो 20 लाख, उससे ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। कंपोजिशन के केस में अगर आपको टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ है, अगर आपकी सालाना इनकम एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे या 1.5 करोड़ तक है, आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन के अंदर आप अपने बिल में क्या कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे, अपने कस्टमर से जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते, कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आपको अपने टर्नओवर का 1% आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो इसके अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कंपोजिशन के अंदर, और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। कैजुअल टैक्स पेयर, आगे वाली पीपीटी में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स कौन कौन होते हैं। एम्बेसी एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर। मूविंग एड, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन। गुड्स के केस में 40 लाख, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और सर्विस के केस में 20 लाख। अगर आप 40 लाख तक गुड्स, आपकी टर्नओवर गुड्स सेल्स से 40 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंडेटरी है। सर्विस के केस में, रिपीटिंग अगेन, सर्विस के केस में आपका टर्नओवर 20 लाख है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वॉलंटरी कराना चाहते हैं आप ले सकते हैं। 20 लाख से ऊपर होते ही कंपलसरी है। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लिमिट गुड्स के केस में 20 लाख और सर्विस के केस में 10 लाख है, जो आगे वाली पीपीटी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस बताए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन अंडर रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, अमेंडमेंट, ऑल। तो सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक सारा हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है? नंबर 1, माइग्रेशन। जीएसटी आने से पहले सेल टैक्स, वैट और सीएसटी हुआ करते थे। तो जब जीएसटी में कन्वर्जन हुआ तो माइग्रेशन हुआ जब, नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना पड़ा। जिनका पहले एग्जिस्टिंग था वैट के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, वही वो माइग्रेट होकर जीएसटी के अंदर स्टार्ट हुआ, माइग्रेट हो गया। टर्नओवर लिमिट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 40 लाख, 20 लाख एंड स्पेशल स्टेट्स के केस में जो टर्नओवर है उससे ऊपर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। वॉलंटरी, आपकी टर्नओवर डिफाइन टर्नओवर से कम है एक्ट के अंदर, तो आप अगर अपनी अपनी मर्जी से अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कोई बाउंडिंग, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडिंग नहीं है, आप ले सकते हैं। अदर वाला विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीपीटी इन डिटेल। अदर्स के अंदर आते हैं हमारे मर्जर एंड डीमर्जर। व्हाट इज़ मर्जर? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो उसकी एसेट लायबिलिटी भी आपस में मर्ज हो जाती है। तो इस केस में जो कंपनी मर्ज हो रही हैं तो उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी के साथ साथ उनकी जीएसटी की लायबिलिटी और आईटीसी की वैल्यू भी आपस में मर्ज होगी। मैंडेटरी। अदर इज़ डीमर्जर के केस में सपोज करो मेरी एक यूनिट है ए, मैंने इस यूनिट को डिवाइड करके दो भाग में डिवाइड कर दिया, बी और सी।
सो इस केस में मेरी एसेट और लायबिलिटी दो जो एक कंपनी थी वो दो कंपनी में डिवाइड हो गई, दो डिवीज़न में डिवाइड हो गई, तो इसकी एसेट लायबिलिटी भी दो भाग में डिवाइड हो गई रेशियो में। तो इस हिसाब से जो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी वो भी दोनों डिवीज़न में बराबर रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो गई, और इसकी आईटीसी भी दोनों डिवीज़न में डिवाइड होगी। इसलिए डीमर्जर के केस में भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर जब हम डिफाइन करते हैं, कोई पूछता है आपकी टर्नओवर क्या है, तो उस टर्नओवर में हम क्या क्या ऐड करेंगे वो अभी वो हम फर्स्ट टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाईज, नील सप्लाईज एंड सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सब जोड़कर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर बनता है, जिसको हम कहते हैं टर्नओवर, जो कि एक्ट के अंदर डिफाइन है 20 लाख सर्विस के केस में और 40 लाख गुड्स के केस में। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? आरसीएम सप्लाई। आरसीएम क्या होता है? जहाँ पर सर्विस रिसिपिटेंट सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ में टैक्स जमा करता है, वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जॉब वर्क सप्लाईज एक्सक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर में ये ऐड नहीं किया जाएगा। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन जिसकी टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जहाँ पर जिसकी टर्नओवर गुड्स के केस में 20 लाख और सर्विस के केस में 10 लाख है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल एंड उत्तराखंड। इस केस में गुड्स के केस में 20 लाख और सर्विस के केस में 10 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट है। अदर स्टेट्स में 40 लाख गुड्स एंड 20 लाख सर्विस। सेक्शन 23, किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है? गुड्स और सर्विस नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको सामने जो फ़ोटो दिख रही है, समझो ये वाइन की शॉप मेरी है और ये टोटल एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर, तो इस कैटेगरी में मुझे रजिस्ट्रेशन कर लेने की ज़रूरत नहीं है अंडर सेक्शन 23। सेकेंड, नोटिफाई कैटेगरी ऑफ पर्सन। कौन आता है इस कैटेगरी में? जो पर्सन, सपोज करो मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है, और मैं सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटी करता हूँ, सिर्फ सिंगल चैरिटेबल एक्टिविटी करता हूँ जो कि एक्ट में एग्जेम्प्टेड है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन। इसके अंदर डिबेटेबल क्वेश्चंस। एग्रीकल्चरिस्ट के केस में जो भी एग्रीकल्चरिस्ट जो कि सीधे फार्मिंग कल्टीवेशन करते हैं लैंड के थ्रू, ज़मीन से डायरेक्ट जो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है। कंडीशन, ये सारी जो कल्टीवेशन है सारी ज़मीन के थ्रू आपने कल्टीवेशन किया है, फार्मिंग की है। एक्सक्लूसिव आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। सपोज करो मैं एडवोकेट हूँ और मेरी टर्नओवर जो है एक्ट में जो डिफाइन है उससे कम है, सो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट? क्योंकि एडवोकेट के केस में अगर आपकी टर्नओवर नहीं है तो सामने सर्विस रिसिपिएंट जो है आरसीएम जमा करेगा। जॉब वर्कर के केस में दो एग्जेम्पशन है। जॉब वर्कर जब ज्वेलरी में डील करता है, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, सो उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन जॉब वर्कर जब उसकी टर्नओवर यहाँ मैंडेटरी है, लेकिन जॉब वर्कर जिसकी टर्नओवर एक्ट में डिफाइन 40 लाख, 20 लाख या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख और 10 लाख, तो वहाँ पर अगर टर्नओवर उससे कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड। सो ये आते हैं अदर कैटेगरीज में।
किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है? पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सप्लाई की जा रही है, इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में। पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 9(3), पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 9(5), इन सब को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आगे स्लाइड्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9(3) के अंदर कौन कौन कवर होता है? सपोज करो मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैंने जीटीए की सर्विस ली हुई है। जीटीए के अंदर जीएसटी रेट 5% है, तो जीटीए तो एग्जम्प्ट है और मैंने सर्विस ली है, मैं सर्विस रिसिपिडेंट हूँ, तो मुझे आरसीएम जमा करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 9(3). मूविंग एड, व्हाट कम्स इन 9(5)? फर्स्ट केस, सपोज करो ये गाड़ी जो दिख रही है ये मेरी है, टैक्सी, और मैं ओला और उबर का ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ और ये येलो गाड़ी मेरी है। ओला उबर को रजिस्ट्रेशन कराना तब तक कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तब जब तक इनकी टर्नओवर एक्ट में डिफाइन टर्नओवर क्रॉस ना कर ले, मैंडेटरी नहीं है। सपोज़ करो ये गाड़ी मेरी है और मेरी टर्नओवर जो है 20 लाख या 40 लाख जो डिफाइन है उससे उतनी नहीं है, उस टर्नओवर तो क्रॉस नहीं हो रही है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है इस एक्ट 9(5) के अंडर। लेकिन उसको क्रॉस करते ही मुझे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, सेकंड केस, सपोज़ करो मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं अपने गुड्स जो हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स पोर्टल पे बेचता हूँ। क्या होगा जब मेरा कोई गुड्स ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बिकेगा? जो बंदा उसको खरीदेगा, जो पर्सन उसको खरीदेगा, वो उसकी पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को देगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर वही पैसा मुझे लौटाएगा, लेकिन जब वो पैसा मुझे लौटाएगा मुझे टीसीएस काट के देगा, और जब वो टीसीएस काट के देगा तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए मैंडेटरी है कि मैं उस टीसीएस का बेनिफिट तब तक नहीं ले सकता जब तक मैं रजिस्ट्रेशन ना करा लूँ अपना। जो टीसीएस वो काटेगा वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में दिखाएगा, और जब तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक लेज़र कैसे दिखेगा मुझे? तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मेरी सजेशन ये है कि जिस पर्सन का टीसीएस कटता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन टीडीएस के केस में, नॉन रेसिडेंस के केस में, एक पर्सन जब दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में एक्ट करता है मैंडेटरी। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मैंडेटरी। सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस के केस में मैंडेटरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मैंडेटरी। ओआईडीआर ऑनलाइन डेटाबेस के केस में मैंडेटरी। एंड पर्सन्स डिफाइंड टर्नओवर लिमिट्स मैंडेटरी। सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मैंने एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया कॉमन पोर्टल पे जाकर और 3 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। जब तक वो उसको कैंसिल ना कर दे वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा, ये माना जाएगा कि मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ। सेक्शन 26 सेज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स कौन आते हैं इसकी कैटेगरी में? फर्स्ट, given registration for a specific period or 90 days, underline, additional 90 days can be given based on specific approval। second condition, 90 दिन का मिला प्लस 90 days और 180 days, can make taxable supply only after registration। सेल तब तक नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं हम। should pay advance tax equivalent to the estimated tax liability। डिटेल में समझते हैं इसको।
ये एक आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन कोई जयपुर में लगा है, ये मान के चलिए जयपुर में कोई एग्जीबिशन लगा है और मैं हूँ ट्रेडर दिल्ली का। मैं दिल्ली से अपना 10 लाख का सामान लेके जाता हूँ जयपुर, वहाँ पे एग्जीबिशन में, जो कि 2 महीने चलेगा, 60 डेज चलेगा। इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है 1,80,000। मैं वहाँ जयपुर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड होता हूँ। गवर्नमेंट को 1,80,000 जमा करता हूँ अपनी गुड्स की वैल्यू निकाल कर, और वहाँ पर कैजुअल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड करता हूँ और एग्जीबिशन अटेंड करता हूँ। जब एग्जीबिशन ख़त्म हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जीएसटी की लायबिलिटी जो बनी वो सिर्फ 1 लाख बनी, और मैंने गवर्नमेंट को 1,80,000 ऑलरेडी दे दिया। सो गवर्नमेंट मुझे 80,000 रुपये वापस करेगी। क्लियर? गवर्नमेंट ने जो मुझसे 180 जो प्रोविज़न बेसिस में 180 जो लिया था, और मेरी एक्चुअल लायबिलिटी 1 लाख बनी, 80,000 रुपये मुझे वापस करेगी, क्योंकि मैं कैजुअल टैक्स पेयर था। अगर ये एग्जीबिशन 6 महीने से ऊपर चलता तो मुझे कैजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड रेगुलर टैक्स रजिस्ट्रेशन। कॉमन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है? सेक्शन 25 से आप कॉमन पोर्टल पे जाइए, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, अपलोड कीजिए जीएसटी पोर्टल में, और आपको टीआरएन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन REG02 फॉर्म रिसीव होगा। REG01 के अंदर आप अपनी सपोर्टिंग और सारे अपलोड, आप डेटा, अपना फ़ोटो, अपना कंसर्न लेटर, प्रीमाइसेस एड्रेस प्रूफ सब अटैच कर दीजिए। सो यहाँ पर आप पार्ट 1 और पार्ट 2, रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2 जो फॉर्म्स होते हैं, आप इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। सेकेंड, GSTR 1 के थ्रू जो हमने फॉर्म अपलोड किया वो सीधे जाता है ऑफिसर के पास। ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो 3 दिन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो REG03 के अंदर वो हमसे मांगेगा, अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें REG03 अप्लाई इशू किया तो हमें REG03 फॉर्म के अगेंस्ट में GSTR 04 विदिन 7 डेज़ हमें सबमिट करना पड़ेगा। हमने पहले रजिस्ट्रेशन 1 लिया, GSTR 2 के अंडर हमें एक्नॉलेजमेंट आ गई, GSTR 3 के अंडर में असेसिंग ऑफिसर ने हमसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी। सो उस जो REG03 था उसके रिप्लाई में हमें 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर हमने GSTR 04 सबमिट किया। नेक्स्ट, ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती कि वो 3 दिन के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दे, और GSTR 06 हमें दे दे अप्रूव्ड, या फिर GSTR 05 वो कैंसिल कर दे विथ सर्टेन रीज़न। सो दिस ऑल आर द प्रोसेस रजिस्ट्रेशन जो कॉमन पोर्टल पे हम करते हैं, और डिपार्टमेंट के साथ ये प्रोसेस है। अमेंडमेंट सेक्शन 28, जो रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं कॉमन पोर्टल में हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है कि आप अपना कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड को अमेंड कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर उसको अप्रूव करता है। सो ये आप सैंपल देख रहे हैं, ये आपको अपने कॉमन पोर्टल में पूरा, ये आपको कॉमन पोर्टल में ही दिखता है। सो आप इसमें अपना कोर फील्ड, दिस इज़ कोर फील्ड एंड दिस इज़ नॉन कोर फील्ड, आप इसको अमेंड कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? REG01 से हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हम अपनी फुल इंफॉर्मेशन, पैन, मोबाइल, ईमेल आईडी, स्टेट, प्रॉपर डिटेल उसमें फिल करते हैं, एंड डिजिटली साइन लगाकर उसको सबमिट करते हैं। REG02 हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। REG03 के अंदर REG04, 03 का रिप्लाई हम सबमिट करते हैं, 05 में कैंसिलेशन, 06 में हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। TDS एंड TCS के केस में GSTR 07 एप्लीकेशन फॉर्म, GSTR 07, अगर वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है तो GSTR 08 ऑफिसर इशू करेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
GSTR 06 में हमें मिल जाएगा। नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेशन GSTR 09, OIDR के केस में 09A, एक्सटेंशन लिया जाता है GSTR 10। सर्टिफिकेशन अगर अप्रूव होता है तो GSTR 06 हमें मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर फॉर्म REGN 11, स्पेशल एंटिटी UIN नंबर, एप्लीकेशन REGN 12 नंबर, और रजिस्ट्रेशन जब अलॉट होता है ऑफिसर पास करता है तो GSTR 06। अमेंडमेंट REGN 13 में हम अमेंड करते हैं, REGN 14 डिपार्टमेंट पास करता है, ऑर्डर इशू करते हैं। कैंसिलेशन प्रोसेस, शो कॉज नोटिस REGN 16, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई REG 17, confirm show cause notice REG 18, and drop show cause notice GSTR REG 19. रिवोकेशन कैसे हटेगा? पहले एप्लीकेशन REG 20, शो कॉज नोटिस का इशू करना REG 22, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई REG 23, रिवोकेशन ऑर्डर पास करना REG 21। माइग्रेशन, जैसे मैंने बताया कि हमें GST चीज़ जब अप्लाई हुआ इंडिया में पहली बार, तो हम लोग पहले इससे पहले DVAT सर्विस टैक्स या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थे। हम लोग माइग्रेट होके टैक्स पे जो है माइग्रेट होके GST पोर्टल पे माइग्रेट हुआ। सो माइग्रेशन का क्या प्रोसेस था? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन REG 25, एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन REG 24, कैंसिलेशन REG 26, so cause notice REG 27, एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन REG 28। जो माइग्रेशन के केस में सेम REG 28 कैंसिलेशन के केस में। वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन REG 29 फॉर्म्स। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29। दोस्तों कैंसिलेशन किसी दोनों तरफ से हो सकता है। कैंसिलेशन एज ए टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन वो भी करवा सकता है, या डिपार्टमेंट भी उसको कैंसिल कर सकता है प्रॉपर व्हाट सेज रीज़न टू बिलीव, जिस कारण से वो डिपार्टमेंट भी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। फर्स्ट केस, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशंस, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप से कंपनी से मर्जर डीमर्जर कुछ हो रहा है, तो आप उस केस में कैंसिलेशन करवा सकते हैं। नो लॉन्गर रिक्वायर, आपकी सर्विसेज जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रही है, या आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हो। ये केस था रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, जहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29, किस केस में डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर हमारा रजिस्ट्रेशन किसी कॉन्ट्रवेशन ऑफ GST एक्ट के अंडर में हो। अगर हमने सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है और 3 महीने तक हमने रिटर्न ही नहीं भरी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अदर देन कंपोजिशन स्कीम, 6 महीने तक आपने रिटर्न नहीं भरी, रजिस्ट्रेशन ले लिया, अदर देन कंपोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 के बाहर होते हैं, 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी है, डिपार्टमेंट उसको आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, सो उस केस में रीज़न टू बिलीव डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट। इस केस में रीज़न टू बिलीव डिपार्टमेंट को लगता है कि रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से लिया गया है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है और आपको इंटीमेट किया जाता है, तो आप उस अपने कैंसिल रजिस्ट्रेशन को दोबारा से एक्टिव करा सकते हैं। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड रिवोकेशन।
कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ GSTR10. व्हाट इज GSTR10? दिस इज कॉल्ड फाइनल रिटर्न. आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, आपको एक GSTR10 कॉल फाइनल रिटर्न, नॉट एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा. पोर्टल पे आपको CA सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, जहाँ पर CA सर्टिफाई करके देगा कि हाँ जी ये दिस इसका फाइनल रिटर्न. सारा कैलकुलेशन वो अपना ब्रीफ करेगा और वो आपको पोर्टल पे सबमिट करना पड़ेगा विद इन 90 days. रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स डिडक्टर TDS सेक्शन CGST एक्ट सेक्शन 51. ये सेक्शन अप्लाई होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ के केस में जो पेमेंट करते हैं TDS कार्ड के पेमेंट करेंगे, उनके लिए ये सेक्शन स्पेशली उन्हीं के लिए है, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब भी किसी को पैसे देंगे तो TDS काट के देंगे. GST के अंदर TDS सेक्शन 51, इनकी रिटर्न जाती है GSTR 7 TDS के केस में. क्या प्रोसेस है? सेम कॉमन पोर्टल में आप अप्लाई करेंगे, पैन 10 बेस में अप्लाई होगा, जो भी TDS इन्होंने काटा उसकी रिटर्न सबमिट करेंगे GSTR 7 में, और इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ वो अपना रिटर्न सबमिट करेंगे TDS के केस में. सेकंड, TCS ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे. शुड अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन. अपनी रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 08 इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे. दिस यू कैन चेक दिस इन डिटेल CGST सेक्शन 52. Registration of special category of person MBC should apply for separate registration online, will be allot unique identification number, eligible to claim ITC refund. Registration of GST practitioner should apply for separate registration online, will be allot unique identification number, not compulsory for like CA and CMA. इनके लिए GST practitioner रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है. सो दोस्तों, आज की PPT में इतना ही. आपको आशा करता हूँ कि आपको PPT अच्छी लगी होगी. जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो. वॉट एवर क्वेरी यू हैव सब्जेक्ट रिलेटेड, कमेंट बिलो. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड माई ट्विटर हैंडल. नेक्स्ट PPT में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.